नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में हुई फायरिंग में मरने वालों की संख्या अब 23 हो गई है। पुलिस की गोली से हमलावर की भी मौके पर मौत हो गई। चौथी क्लास तक इस स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते थे। हमले में 19 बच्चे और 2 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। कई बच्चों की हालत गंभीर है। हमले में जख्मी हमलावर की दादी की भी मौत हो चुकी है। हमले पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने 4 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। तो आपको बता दें पूरा घटनाक्रम कैसे इसको अंजाम दिया गया। अमेरिका के स्कूल में कैसे खूनी खेल चला। हमलावर ने खरीदी 2 बंदूक और सेमी ऑटोमेटिक गन खरीदी। दुकान से ये गन खरीदने के बाद वो पहले अपने घर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद पहले दादी को उसने गोली मारी। हालांकि अब जानकारी कि उनकी दादी की भी मौत हो गई है। उसके बाद वो सीधे गन लिए अपनी दादी पर हमला करने के बाद स्कूल पहुंच जाता है और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसमें जो वहां बैठे बच्चे थे वो अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन बावजूद इसके काफी लोग घायल हुए हैं। गन लेकर ये स्कूल जब पहुंचा, 18 बच्चों की वहां फायरिंग पर मौत हुई। कुछ और बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं जो घायल हुए हैं। वो बच्चे जो क्लासरूम में बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कुछ टीचर हैं, उनकी भी मौत की खबर आ रही है। अब ये आखिरकार क्या कोई गुस्सा था, क्या मानसिक रूप से ये बीमार था, ये सारे सवाल हैं। ये कौन रहे हैं, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने गन खरीदी, न सिर्फ वहां मौजूद स्कूल के बच्चों पर निशाना साधा, अपनी दादी को भी मौत के घाट उतार दिया। 23 लोगों की टोटल इस वक्त मौत हो चुकी है जो गोलीबारी स्कूल में हुई है। हमलावर ने सबसे पहले अपनी दादी को गोली मारी और उसके बाद वो स्कूल में पहुंच गया। पुलिस की गोली से हालांकि हमलावर भी ढेर हो गया है। स्कूल में मासूमों को किस तरीके से मार गिराया है, ये जरा तस्वीरें आप देखिए। यानी अमेरिका के स्कूल में कत्लेआम मचा और ये तस्वीरें उसी को बयां करने के लिए काफी। टेक्सास में हुई इस घटना को लेकर पूरे अमेरिका में शोक छाया हुआ है। अभी तक इस वक्त का खुलासा नहीं हो पाया कि हमलावर ने ऐसा क्यों किया। हमलावर ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर बच्चों को डर कर रहने की चेतावनी दी थी। अमेरिका के स्कूल में हमलावर का खूनी खेल, छोटे छोटे बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चे बने निशाना, खून से लथपथ दिखे 6 से 7 साल के बच्चे। अमेरिका के छोटे से शांत शहर उवाल्डी के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में अचानक अफरा तफरी मच गई। चौथी क्लास तक के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं। इसी स्कूल में 18 साल का सल्वाडोर रामोस सैमी ऑटोमेटिक बंदूक लेकर घुसा और बच्चों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। कुछ टीचर उसे रोकने आए, लेकिन रामोस के सिर पर खून सवार था। जो भी सामने आया उस पर गोलियां चलती गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कई बच्चे गोलियों की जद में आ चुके थे। अभी तक की जांच के मुताबिक हमलावर अकेला ही स्कूल में घुसा था। Shooter was Salvador Ramos, an 18-year-old male who resided in Uvalde. It's believed that he abandoned his vehicle and entered into the Robb Elementary School in Uvalde with a handgun, and he may have also had a rifle, but that is not yet confirmed according to my most recent report. He shot and killed horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher. घायल बच्चों को उवाल्डे के अस्पताल में लाया गया। बदहवास घर वाले स्कूल पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया।
पुलिस के मुताबिक हमलावर रामोस ने सबसे पहले अपने घर में दादी पर गोली चलाई, इसके बाद स्कूल की तरफ आया। फिलहाल इस बात का कोई पता नहीं चला है कि हमलावर ने ऐसा क्यों किया। मासूम बच्चों की मौत से पूरा अमेरिका दहल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस घटना पर शोक जताया है। अमेरिका में 4 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास के गवर्नर के साथ इस घटना को लेकर फोन पर बात की। अमेरिका के स्कूलों में ऐसे हमलों की घटना नई नहीं है। इस घटना के बाद अमेरिकी हथियार नीति को लेकर फिर से सवाल उठ गए हैं। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें, इस घटना से पूरे अमेरिका में एक शोक की लहर है। हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये घटनाएं हर बीतते दिन के साथ क्यों बढ़ती जा रही हैं। और बाइडेन जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो लॉबी है वो गन लॉबी, उसे खत्म करना चाहिए। इसी के साथ साथ टेक्सास की घटना पर यूएस में 4 दिन का राष्ट्रीय शोक भी कर दिया गया है। 19 छात्रों, 2 शिक्षकों की मौत हुई और अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई। ये शख्स जो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, यही हमले का आरोपी, जिसको भी वहां पर ढेर कर दिया गया है। लेकिन आखिरकार क्या कोई नाराजगी थी, क्या कोई मानसिक तनाव था या मानसिक रूप से ये बीमार था, ये सवाल अब उठ रहे हैं। ये जांच भी चल रही है कि क्या वजह थी, क्योंकि उससे पहले ही उसने इस बात का जिक्र किया था कि बच्चों को डरना चाहिए था और उसके बाद ही उसने इस हमले को अंजाम दिया। To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. There's a hollowness in your chest. You feel like you're being sucked into it and never going to be able to get out. It's suffocating. And it's never quite the same. It's a feeling shared by the siblings and the grandparents and the family members and the community that's left behind. Scripture says, Jill and I have talked about this in different contexts, in other contexts. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. So many crushed spirits. So tonight, I ask the nation to pray for them, give the parents and siblings the strength in the darkness they feel right now. तो 18 साल का ये बच्चा जो अंदर पहुंचता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है। टेक्सास की घटना के बाद अमेरिका में गन पॉलिसी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद भी इसमें बदलाव के पक्षधर हैं। As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? It's been 3,448 days, 10 years since I stood up at a high school in Connecticut, a grade school in Connecticut, where another gunman massacred 26 people, including 20 first graders at Sandy Hook Elementary School. Since then, there have been over 900 incidents of gunfires reported on school grounds. Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Santa Fe High School in Texas. Oxford High School in Michigan. The list goes on, and the list grows when it includes mass shootings at places like movie theaters, houses of worship, as we saw just 10 days ago at a grocery store in Buffalo, New York. I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy 2 assault weapons is just wrong. एक्शन में सरकार, महंगाई पर वार। पेट्रोल, डीजल और गेहूं के बाद अब चीनी की कीमत पर काबू पाने के लिए एक बड़ा फैसला हुआ। सरकार ने 1 जून से चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। सरकार ने ये पाबंदी 31 अक्टूबर तक लगाई है। नए फैसले के मुताबिक चीनी के निर्यात की सीमा 20 लाख मैट्रिक टन तय हुई है। चीनी की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम, ये
सरकार ने उठाया। चीनी की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 20 लाख टन तक की निर्यात की सीमा की गई है। आपको बता दें, सरकार ने यह पाबंदी 31 अक्टूबर तक लगाई। नए फैसले के मुताबिक चीनी के निर्यात की सीमा 20 लाख मैट्रिक टन अब तय की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब व्यापार निदेशालय की मंजूरी इस पर जरूरी है। खुदरा और थोक महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन अब मोदी सरकार ने महंगाई पर छेड़ी है बड़ी मुहिम। खाद्य तेल से लेकर चीनी पर सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। पेट्रोल पर कस्टम ड्यूटी पहले ही कम की जा चुकी है। महंगाई पर इस सरकारी सर्जिकल स्ट्राइक का असर जरूर दिखेगा। महंगाई पर एक्शन मोड में मोदी सरकार। महंगाई को काबू करने के लिए ताबड़तोड़ फैसले। गेहूं चीनी से लेकर पेट्रोल पर फैसलों की झड़ी। ये महंगाई पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक है। महंगाई जब आम आदमी का जीना मुश्किल कर दे रही है, महंगाई के आंकड़े जब डरा रहे हैं, महंगाई जब सियासी मुद्दा बन रही और समूचा विपक्ष इसको लेकर मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा हो, तब इस मोर्चे पर मोदी सरकार ने जोरदार पलटवार किया है। महंगाई थामने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले किए गए हैं। महंगाई पर सबसे बड़ा वार पेट्रोल और डीजल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती करके किया गया। बिना राज्यों के हितों को चोट पहुंचाए केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने की कारगर कोशिश की। इसके बाद मोदी सरकार ने हफ्ते भर के भीतर ही महंगाई को हद में रखने के लिए कई फैसले किए। जिन चीजों पर महंगाई बढ़ रही है या जो चीजें आगे महंगी हो सकती हैं, उन पर फैसले किए गए हैं। खाने के तेल सस्ते करने का इंतजाम। खाने के तेल की कीमतों में हाल में तेज बढ़ोतरी हुई है। सरसों तेल से लेकर हर तरह के खाद्य तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इस पर सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए 20-20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है। 2 साल के लिए ये व्यवस्था की गई है, यानी 24 महीने तक खाद्य तेल काबू में रहेंगे। आयात पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास सेस भी नहीं लगेगा। चीनी निर्यात पर बैन। महंगाई नहीं बिगाड़ेगी जायका। चीनी भी आने वाले वक्त में महंगी हो सकती है। इसकी खुदरा कीमत लगातार बढ़ रही है, लिहाजा सरकार ने वक्त रहते फैसला करते हुए 1 जून से चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। चीनी एक्सपोर्ट को इस सीजन में 20 लाख मीट्रिक टन तक सीमित कर दिया गया है। चीनी का लगातार निर्यात हो रहा था और इससे कीमतें बढ़ने की आशंका थी। 1 जून से चीनी निर्यात के लिए व्यापार महानिदेशालय के साथ सार्वजनिक खाद्य वितरण विभाग के चीनी निदेशालय से भी मंजूरी लेनी होगी। कपड़े भी नहीं होंगे महंगे। कपड़े महंगे न हो, इसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। कॉटन आयात पर भी छूट दी जा सकती है, क्योंकि खुदरा महंगाई को मापने में कपड़ों को भी शामिल किया जाता है। सरकार कॉटन के आयात को शुल्क मुक्त कर सकती है, ताकि सस्ता कॉटन यार्न मिले और कपड़े सस्ते बन सकें। महंगाई और खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर ही सरकार गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी पहले ही बैन लगा चुकी है। मोदी सरकार हालांकि महंगाई के मोर्चे पर कारगर कोशिश कर रही है। बड़े फैसले हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष महंगाई का मुद्दा छोड़ने के मूड में ही नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करना। हिंदुस्तान की जनता महंगाई से खून के आंसू रो रही है। चोर दरवाजे से 11 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाते हैं, फिर 10.5 रुपए डीजल पर बढ़ाते हैं, फिर 9 रुपए कम कर देते हैं और 7 रुपए कम कर देते हैं। हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जितना टैक्स था उतना कर दे तो आज 70 रुपए के नीचे डीजल पेट्रोल आ जाएगा। कांग्रेस के आरोप हैं कि महंगाई बेकाबू है। पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, महंगाई पहले ही 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, फिर भी राहत तो दूर, रुकने की भी उम्मीद नहीं। मोदी सरकार में आमदनी गुम, महंगाई बूम पर है। महंगाई के कुछ मोर्चे तो मोदी सरकार ने बड़े फैसलों के बूते जीत लिए हैं, लेकिन ये लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। महंगाई पर नजर रखकर वक्त रहते और कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
तो जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि 30 साल का रिकॉर्ड महंगाई पर टूटा है, अब कदम सरकार उठा रही है और इसी दिशा में कई कदम यहां उठाए गए। महंगाई से राहत का क्या प्लान दिख रहा है सरकार का? चीनी पर सिर्फ 20 लाख मैट्रिक टन चीनी निर्यात होगा, यानी सब अब जो फैसला आया वो चीनी को लेकर 31 अक्टूबर तक इस पर पाबंदी लगा दी गई है निर्यात पर। साथ ही साथ व्यापार निदेशालय की इस पे मंजूरी जरूरी है। वहीं तेल को लेकर सूरजमुखी और सोयाबीन तेल में राहत मिली, कस्टम ड्यूटी को किया गया है 0, 2 साल तक रियायत ये जारी रहेगी। वहीं गेहूं पर भी आपको बता दें, पहले जो फैसला लिया गया था निर्यात पर रोक का, वहीं आटे की बढ़ती कीमत पर भी इससे काबू होगा। पीडीएस योजनाओं के लिए ये स्टॉक जोड़ने की बात यहां सरकार की तरफ से रही है और इसीलिए ये कदम उठाए गए। अब देखिए सीधे आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद है, क्या क्या सस्ता होने वाला है। चीनी जिसका निर्यात बंद किया गया है, तो जाहिर तौर पर चीनी और गेहूं जिसका गेहूं का निर्यात पहले ही बंद कर दिया गया था, वहीं सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल। वहीं कपड़े सस्ते होंगे, प्लास्टिक का जो सामान है रोजमर्रा की जरूरतों का वो सस्ता होगा, घर का निर्माण आप कर रहे हैं तो सीमेंट और लोहा उसके इस्तेमाल में लगता है वो सस्ता होगा। वहीं पेट्रोल और डीजल पर पहले ही राहत दी जा चुकी है। तेल कीमतों में किस तरीके से राहत, उत्पादन शुल्क में 8 रुपए की कटौती, वहीं दाम में राहत करीब 9.5 रुपए पर लीटर का यहां पर राहत दिख रही है। तो इस तरीके से आप पेट्रोल डीजल पर पहले राहत, फिर उसके बाद गेहूं और चीनी पर जिस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से हुआ है और ये बड़ी राहत के तौर पर देशवासियों को मिल रहा है। आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बड़ी राहत मिली है। ये भी बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। दाम में ये कमी उत्पाद शुल्क घटाने की वजह से हुआ है। महंगाई पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। पेट्रोल डीजल के दाम पर करारी चोट। मोदी सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। गरीबों के लिए रसोई गैस में भी राहत। प्लास्टिक, स्टील, सीमेंट भी हुआ सस्ता। महंगाई के खिलाफ जंग का ऐलान मोदी सरकार ने शुक्रवार को ही कर दिया था, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत का ऐलान कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर देश को ये खुशखबरी दी कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। ये कीमतें शनिवार से लागू हो गई। हालांकि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा, लेकिन जब जनता तकलीफ में हो तो सरकार को थोड़ा बोझ तो सहना ही पड़ेगा। 6 महीने में दूसरी बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी की। पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इस छूट के चलते केंद्र सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है, लेकिन देश के आम जनता को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। 6 महीने के भीतर ये दूसरा मौका था जब जनता की परेशानी देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला लिया। इससे पहले 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। तब से लेकर तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा था। इसी को लेकर सरकार पर जनता का दबाव भी था। इसे लेकर चिंतित पीएम मोदी ने खुद वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्रियों के सामने ये मुद्दा उठाया था। मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। हालांकि सरकार के राहत वाले कदम के बावजूद विपक्ष को ये रास नहीं आया। 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज्यादा है। तो क्या करें, ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। हम लोग तो पहले से ही बोल रहा था कि केंद्र का मौका है, वो कम कर सकते हैं पेट्रोल डीजल में एक्साइज, तो वही साबित हुआ। थोड़ा पहले करते तो मुद्रास्फीति ये जगह तक नहीं पहुंचते। विपक्ष ने बेशक सरकार की तारीफ में कोताही बरती, लेकिन तेल की कीमतों को कम करने की सरकारी कोशिशों को दिल्ली से मुंबई तक, लखनऊ से चेन्नई तक आम लोगों की सराहना मिली। 1 रुपए 9 रुपए से कुछ भी नहीं होता ना भाई। अब ऑर्डर्स मानने वालों के लिए मिनिमम 100 रुपए 20-30 रुपए कम हुए तो अच्छा रहता। मिनिमम एक 1 लीटर तो भी 100 रुपीज में आता फिर भी अच्छा हो रहा था। 10-20 रुपीज बहुत मायने रखते हैं गरीब। बढ़िया है, बट ये कांस्टेंट रहे तब ना। अभी 9 हुआ है, फिर 19 बढ़ा देंगे, फिर 9 कम कर देंगे। बात तो वही आ रही है प्रॉफिट मेकिंग पे, या देखते हैं क्या बनता है बस क्या। इसी की वजह से सारी सब चीजें महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। सब्जी अब्जी सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, डीजल सस्ता होने से, पेट्रोल सस्ता होने से हमारी गाड़ियों में फर्क पड़ेगा हम लोगों को। सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है इस टाइम। तो 105 रुपए है इस टाइम, और अगर 9 रुपए होगा तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे इस चीज के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी, बहुत स्वागतयोग्य कदम है ये सरकार की, और इससे जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचेगा। बहरहाल केंद्र ने उत्पाद शुल्क घटाकर राज्यों के पाले में गेंद डाल दिया कि वो भी वैट कम कर जनता को और राहत दे। इसका असर भी हुआ। महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों ने वैट घटाकर अपने राज्यों की जनता को और राहत देने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ महीनों से महंगाई से जनता लगातार परेशान थी। अप्रैल में महंगाई दर 7.79% पहुंच गई थी। ऐसे में डीजल पेट्रोल से उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला यकीनन बड़ी राहत की खबर है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। क्वाड के सदस्य देशों के बीच बढ़ती हुई दोस्ती की तस्वीरें चीन की आंखों में पूरी तरह चुभ रही है। वो क्वाड को एशियन नाटो बता रहा है। चीन को उसकी हद में रखने के लिए क्वाड देशों ने क्या रणनीति बनाई है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स सिर्फ आज तक के पास मौजूद है, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। टोक्यो में क्वाड समिट का ये मंच अपने आप में चीन को बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। अगर इस सेंटर टेबल को चीन मान लिया जाए तो क्वाड के 4 देशों ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ भारत है, तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है और चौथी तरफ जापान है। और चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बदमाशियों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। Why I kept talking about being an Indo-Pacific power? I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. क्वाड की बैठक से पहले चीन ने इसे एशिया का नाटो बताया था, लेकिन आज तक कुछ सूत्रों से पता चला है कि क्वाड की बैठक में चारों देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि क्वाड नाटो की तरह कोई सैन्य अलायंस नहीं है। यानी कि अगर चीन चारों में से किसी देश के साथ आक्रामकता दिखाता है तो क्वाड के सदस्य देशों का हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन ने अपनी लिमिट क्रॉस की तो क्वाड के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। आज तक के पास क्वाड के इस एक्शन प्लान की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। क्वाड प्रोटोकॉल नंबर 1, जमीन पर चीन को घेरना।
क्वाड के चारों सदस्य देशों ने तय किया है कि चीन की ताकत को कम करने के लिए पैसिफिक रीजन से लेकर हिंद महासागर तक चीन को अलग अलग मोर्चों पर घेरा जाए, ताकि लद्दाख से लेकर भूटान तक चीन की विस्तारवादी आक्रामकता को काबू में किया जा सके। क्वाड प्रोटोकॉल नंबर 2, आसमान से चीन को घेरना। चीन को उसकी हद में रखने का क्वाड का दूसरा फॉर्मूला है चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना। चारों देशों ने तय किया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों को तैनात करके चीन को यह चेतावनी दी जाए कि उसके खिलाफ कभी भी एयर स्ट्राइक की जा सकती है। क्वाड प्रोटोकॉल नंबर 3, समंदर से चीन को घेरना। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन, जापान की हंटर किलर सबमरीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया नेवी, समंदर में चीन की आक्रामकता को बैलेंस करने के लिए क्वाड देशों ने मैसेज दे दिया है कि चीन की आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से ही दिया जाएगा। क्वाड बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से ताइवान की रक्षा की बात कहकर क्वाड के इरादे जता दिए। We agree with the one China policy. We signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. क्वाड से चीन का चिढ़ना लाजमी है, क्योंकि क्वाड में शामिल किसी भी देश से चीन के संबंध अच्छे नहीं। भारत की चीन के साथ सीमा लगती है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की चालबाजियां बढ़ती जा रही हैं। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की विस्तारवादी हरकतों पर ऑस्ट्रेलिया और जापान को आपत्ति है। और रही अमेरिका की बात, तो वो ग्लोबल सुपर पावर है। चीन ने कई बार क्वाड को एशियाई नाटो कहा है। चीन ने क्वाड की नाकामी की भविष्यवाणी भी की है। क्वाड बैठक में पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर चीन की भविष्यवाणी को कोरी कल्पना बताया है। इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। इतना सब होने के बाद भी चीन अपनी चालाकियों से बाज आएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। खासकर एलएसी पर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर चीन की गतिविधियां क्लियर मैसेज दे रही हैं, जिसकी चर्चा क्वाड बैठक के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के दौरान भी हुई है। खास करके चीन को लेकर जो रणनीति रहनी है दोनों की, क्योंकि चीन की तरफ से हर एक देश को, छोटे बड़े देश को खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि चीन इस तरह से अतिक्रमणकारी देश रहा है। और इसीलिए जब क्वाड की ये बैठक के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये द्विपक्षीय बैठक हुई, तो व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ इन सामरिक चीजों पर भी चर्चा यहाँ पर रही है। खासकर इस बात को लेकर कि कौन सी ऐसी नीतियां रहे, किस तरह की ऐसी साझेदारी रहे जिसमें चीन को नियंत्रण में रखा जा सके। श्वेता सिंह, टोक्यो, जापान, आज तक।